आज हम लोग बाउंड्री सरफेस पे बात करते हैं। इसमें बोर्ड विजिबल है। यस सर। ठीक। तो बाउंड्री सरफेस क्या होती है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, काफी बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान भी है। तो मैंने जूम का ही व्हाइट बोर्ड यूज करना शुरू किया, वो मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल है इसके साथ। उसके लिए अब मुझे कुछ फंडामेंटल चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइन। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं तो प्लीज बताइए, मैं एक बार बता दूंगा। कोई है या सबको मालूम है? सर बता दीजिए। अच्छा, ये हमारे पास 3D में सोचिएगा, एक्स वाई जेड एक्सीज है। तो आप अपने कमरे का सामने वाला कोना सोचिए, लेफ्ट साइड का। तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सीज आपकी तरफ को आ रही है, वाई सामने और जेड ऊपर को। अब बच्चों एक लाइन है ओ से लेके आपकी उंगली तक। अब वो आपके 3D में तो ठीक है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत है कि भाई वो लाइन कौन सी होगी। तो देखता हूँ कोई और कलर अगर इसमें दिखता है तो। हाँ सेब, पता नहीं यार कहाँ है कलर। अच्छा ये है, ठीक हो गया। ये लाइन है ओ से पी तक। अब यहां तो ऐसी दिखेगा, एक्चुअल में आप अपने हाथ की कोई उंगली उठाइए और ओरिजिन से सोचिए कि आपके हाथ तक लाइन आई है, ये ओपी लाइन है। तो बच्चों ये जो ओपी लाइन होगी ये एट से इससे कुछ एंगल बनाएगी। सपोज ये अल्फा है हमारे पास, ये वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगी, ऐसे समझना पड़ेगा। सपोज ये बीटा है और ये जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगी, सपोज ये गामा है। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करने हैं, ध्यान से समझिएगा। अ लाइन which makes alpha beta gamma angles with positive xyz axis, पॉजिटिव xyz axis। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, इफ अ लाइन makes alpha beta gamma angles with positive xyz axis। जब प्लूरल लिख रहे हैं तो ए एक्स ई एस लिखेंगे आप, एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन अगर ऐसा हो रहा है बच्चों तो क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, बल्कि इनको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। आर डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डेसीज लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। शुरू में लिख देना था इफ अ लाइन ओपी, तो वो ठीक हो जाता। तो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है? वो लाइन पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस से अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो एंगल हमेशा बच्चों समझिए बात को, डायरेक्शन कोसाइन शब्द को समझिए। एंगल डायरेक्शन को बताते हैं। आप कहते हैं कि भाई आप सामने चले जाओ, किसी आदमी को एड्रेस बताते समय वहां से 90 या बाएं हाथ पे मुड़ जाना, दाहिने हाथ पे मुड़ना। तो आप बेसिकली 90 के एंगल पे बता रहे हैं। तो एंगल हमेशा डायरेक्शन को बताते हैं और उनका क्रॉस ले लो तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो अब अगर इन डायरेक्शन कोसाइंस को मैं एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इतना लंबा कौन लिखे। तो एल का मतलब क्रॉस अल्फा, एम का मतलब क्रॉस बीटा और एन का मतलब क्रॉस गामा। क्योंकि अब 3D तो पढ़ा नहीं रहा हूं तो मैं जल्दी जल्दी एक दो रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूँ। आप अगर ऐसा जानते होंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 डायरेक्शन कोसाइन। उम्मीद है सभी लोगों को ये मालूम होगा।
यस सर। ठीक, अच्छा। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज यूनिक, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिक होते हैं। दूसरी बात, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली किसी लाइन के कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन इज ए डायरेक्शन, क्योंकि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उसके पैरेलल दुनिया में जितनी लाइनें होंगी उन सभी के भी डायरेक्शन कोसाइन यही होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन भी एक्स वाई जेड से सेम ही एंगल बना रही होगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छा तरीके से कि अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन जानो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एलिमेंट ये है, अब उस डायरेक्शन में दुनिया में जितनी लाइनें हों, और ये आप भी जानते होंगे कि कोई भी डायरेक्शन लीजिए तो ऑब्वियस है कि उसमें इनफाइनाइट लाइनें होंगी और हर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यही होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर कहें तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। हेलो, ये समझ में आ गया भाई? यस सर। अच्छा, बोर्ड नीचे कैसे खिसकता होगा? नीचे रूट कैसे आएगा, या लेफ्ट राइट? डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों, ऐसा पढ़ा है? हेलो, मेरी आवाज तो आ रही होगी, ऐसा मालूम है? डायरेक्शन रेशियो। सर पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। R cross alpha, R cross beta, and R cross gamma. अच्छा, यार मेरी तो दूसरी परेशानी है। पेज नीचे शिफ्ट नहीं होगा तो कैसे करूंगा? होता तो होगा। जो क्वांटिटीज एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप उनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। सपोज आप ये मान लीजिए कि एल के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं ए, एम के प्रोपोर्शनल बी और एन के प्रोपोर्शनल सी। यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक ही रखेंगे। तो अगर ये लैम्डा ए है, एल इक्वल टू, तो एम इक्वल टू भी लैम्डा बी होगा और एन इक्वल टू भी लैम्डा सी। ये कंडीशन होगी कि अलग अलग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रखने। तो एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, ऐसा समझिए, इक्वल टू लैम्डा। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर यहां से एक और रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग ये जानते हैं, अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो
√a² + c² उतना ही होगा अपॉन जितना √b² + d²। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। एक रिजल्ट ये भी है जो हमें जरूरत पड़ेगी, और ऐसा मुझे ध्यान तो नहीं, लेकिन ऐसी जरूरत पड़े तो एक ऐसा भी हो सकता है, C/D इक्वल टू λ(a) + μ टाइम्स c अपॉन λ टाइम b + μ टाइम d, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी λ मीन। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मर्जी रखो λ में, ये हमेशा सही आएगा। अगर दो फ्रैक्शंस बराबर हैं तो लैम्डा से a और b को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, और म्यू से c और d को फिर जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, हमेशा बराबर है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ाई जाती थी जब हम लोग क्लास 11th में थे। अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं सिलेबस से। छोटी छोटी चीजों की जरूरत है जो नेक्स्ट, इसी में डायरेक्शन कोसाइन से ही रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, मैं उस पे आ रहा था। अब क्या किया जाए, फिर इरेजर यूज किया जाए। सर ये राइट बॉटम में कोई साइन दिख रहा होगा, उसमें से ये स्क्रॉल तो नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट पेज आ जाएगा पूरा। आना तो चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ यार। चलो एक्सपेरिमेंट करते राइट हैं। बॉटम में है कुछ, हाँ, नहीं दिख रहा है। राइट बॉटम में स्क्रीन में। मैंने नीचे ही देखा, नहीं दिख रहा है। चलो भाई कोई बात सर नहीं। यहाँ पर राइट बॉटम में एक बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा हल्का सा। हाँ, ये न्यू नोटिफिकेशन। नहीं, हमारी स्क्रीन में शो हो रहा है जहां पर आपने L/A = M/N लिखा है ना, इसके नीचे बॉटम में। ये वाला नहीं, जूम का तो सारी चीजें बहुत आसान है ना, तो जाहिर सी बात है सबसे इजी इसी का होगा, लेकिन है क्या वो मुझे अंदाज ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़िए, अब इसको हटा देता हूँ, मैं यहीं पर समझाता हूँ। ये सारे प्रयोग बाद में कर लूंगा। एक तो बैटरी बहुत तेजी से जा रही है, इन लोगों ने कल इसमें खोल दिया होगा बच्चों ने। तो चलिए खैर, जो इम्पोर्टेंट चीज बतानी है बच्चों उस पे आइएगा, आप देखिएगा। सपोज मेरे पास कोई, अभी 2D में ले आता हूं मैं, तो मैं एट से चीज यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई यहाँ, ये ओरिजिन है, और सपोज मेरे पास ये लाइन है ओपी, और ये ओपी लाइन पॉजिटिव एट से अल्फा एंगल बनाती है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ से पी से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं क्योंकि 3D में होगा। मान लो ये एन पे आया, तो ऑब्वियस है ये दूरी मान लेते हैं आर है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो डायग्राम देख के आप सीधे सीधे कह लेंगे कि क्रॉस अल्फा जो हुआ वो x/r है, लेकिन क्रॉस अल्फा ये तो एल था, इसका मतलब जो एक्स है वो एल आर है। ये आर जो है ओपी दूरी, अगर आपकी ओरिजिन से आपके हाथ तक की दूरी ओपी दूरी है, तो उस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट केवल आप सीधे ओपी दूरी इंटू क्रॉस अल्फा कर सकते हैं। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत थी, तो फिर बच्चों फिर वाई क्या होना चाहिए ऐसे, ये एल आर है तो दूसरा एम आर हो जाएगा, मतलब आर इंटू क्रॉस बीटा, और जेड कोऑर्डिनेट एन आर, जहां एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन। तो मतलब अगर आपको ओरिजिन से, अब आप समझिए, कोई 7 यूनिट दूरी पर कोई पॉइंट मिल जाए जो ओरिजिन से दूरी 7 है, तो वो जो पॉइंट पी होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
फिर क्या हो जाएंगे भाई? 7L 7M L 7N। ठीक हो गया, 7L 7M 7N, या फिर 7 क्रॉस अल्फा 7 क्रॉस बीटा 7 क्रॉस ट्रांस। अगर बच्चों ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो अल्फा कितना होगा एंगल? पी पॉइंट एक्स एक्सिस में ही हो गया मान लो, बताओ यार। अल्फा सर 0। 0। अल्फा 0 हो जाएगा और बाकी 90 दोनों। ठीक, तो उस समय फिर क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा सोचिए प्लीज। 1 0 0 आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। यस सर। हाँ, तो अगर 1 0 0 आ गए तो आपके कोऑर्डिनेट 7 0 0 ही आएगा एक्स एक्सिस में। ये आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। ऐसे आप वाई एक्सिस में करेंगे तो वो 0 7 0 आ जाएगा, जेड एक्सिस में करेंगे तो 0 0 7 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इन जनरल करेंगे तो आप सीधे सीधे कभी भी ओरिजिन से अगर आपको किसी पॉइंट की दूरी पता है तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हमारे लिए दूसरी जरूरत थी जिसकी हमें यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चलिए फिर अब इसके बाद हम 3D की ये बेसिक चीज के बाद इसको आ जाते हैं। तो मेरे पास एक फ्लूइड सरफेस है, करना क्या है बच्चों, अब टॉपिक पे आते हैं। बाउंड्री सरफेस का मतलब क्या है? ये बाउंड्री है और उस बाउंड्री में कहीं पर ये पी मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो बाउंड्री होती है वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। आप परेशान मत होइए, मैं रिलेटिविटी यूज नहीं करने वाला, लेकिन ये डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज नहीं है। रिजिड बॉडीज का मतलब होता है उनकी जो बाउंड्री है वो फिक्स है, वो बाउंड्री बदलेगी नहीं समय के साथ। लेकिन फ्लूइड के साथ आप ऐसा नहीं सोच सकते, फ्लूइड में भी कंप्रेसिबल, आप उसकी डेंसिटी लेते हैं वो बदल भी सकती है। तो जो आप कोई भी एक तालाब में नदी में सोचे और छोटा सा पोर्शन ले ले फ्लूइड का, तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ बाउंड्री जो है लिक्विड की, कहीं को पानी बह रहा होगा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी बदल सकते हैं। और अगर तालाब का पानी हो, रुका हुआ हो किसी बर्तन में बाल्टी में भी, तो टाइम के साथ हो सकता है ना भी बदले, बदल भी सकता है। तो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा कोई भी पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ रिजिड सरफेस नहीं पढ़ रहे हैं। तो बाउंड्री हम मान के चलते हैं कि समय के साथ थोड़ा सा बदलेगी। तो हमें ये देखना होता है कि जो सरफेस है वो बाउंड्री सरफेस है या नहीं। और ये मान के चलिए एक क्वेश्चन बाउंड्री सरफेस का आपको मिलेगा। आप पुराने पेपर अगर पॉसिबल है तो देखिएगा कहीं, तो ये शेयर करिएगा, किसी के पास होगा तो मुझे भी भेजिएगा, मैं और बच्चों तक पहुंचा दूंगा। तो आप देखेंगे उसमें कि हमेशा बाउंड्री सरफेस से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। मैं मान ही नहीं सकता कि पेपर बनाए कोई एग्जामिनर और इन दोनों से एक एक क्वेश्चन ना आए। फ्लूइड में तो आना ही आना है, और ये सबसे आसान कंडीशन आपको रियलाइज होगी। हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बाउंड्री का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर मैं शुरू करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये आधे में मुझे रोकना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर ये प्री रिक्विसाइट पूरा हो गया है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन करना चाहिए। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि 6:35 के आसपास जुड़ते हैं। मैं इसको दोबारा तब तक कर लेता हूँ, अगर बैटरी बचती है तो ट्राई करता हूँ।